और यहाँ कोयले की रॉयल्टी, सिर्फ कोयले की रॉयल्टी की बात मैं पहले कर रही हूँ। हाँ यहाँ हाँ। तो बहुत तरह के मिनरल्स हैं, बाकी मिनरल्स की बात मैं अभी कर नहीं रही हूँ। सिर्फ कोयले की रॉयल्टी का एक लाख हाँ हाँ। 36,000 करोड़ बकाया है केंद्र सरकार के पास। ताकि अरे सोचिए कि 1,36,000 करोड़ अगर यहाँ केंद्र सरकार राज्य को वापस कर दे, जो यहाँ के लोगों का हक का पैसा है, तो यहाँ पर हर बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है। केंद्र सरकार जानबूझकर राज्य सरकार में, चूंकि यहाँ हमारी सरकार है, इस पैसे को देने से आनाकानी कर रही है। और यहाँ पर पैसे भी नहीं थे उस समय, ट्रेजरी खाली करके भाजपा चली गई थी 2019 में। देखिए, हमें व्यवसायी से विरोध नहीं है, यहाँ के व्यापारियों हम्म। के साथ है हमारी सरकार, और लगातार हाँ। व्यापारियों की मदद कर रही है। कि वो चाहते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो फले फूले, केंद्र षड्यंत्र ना करे तो, क्योंकि केंद्र का हमेशा से षड्यंत्र रहा है हमारे राज्य को धकेल के रखना, पिछड़ा बना के रखना। नमस्कार दोस्तों, डीएनए यूट्यूब पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत जुड़ रही है रांची से। नाम है महुआ माझी। यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राज्यसभा की सदस्य हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन दूसरा, फिलहाल ये रांची विधानसभा सीट से एक प्रत्याशी भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की। तो महुआ जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। नमस्ते। महुआ जी, झारखंड बहुत बड़ा इलाका है, इसकी अपनी समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि झारखंड से एक बड़ी समस्या ये है कि वहाँ से लोग रोजगार के कारण, पढ़ाई के कारण पलायन करते हैं, रांची और झारखंड दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं। क्या वजह लगती है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी है? देखिए, 2000 साल में झारखंड बना है, उसके पहले ये बिल्कुल। बिहार के साथ था। उस समय तो उपेक्षा हुई ही है झारखंड की, और साथ में 2000 साल में जब झारखंड बना तो लगातार 17-18 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार रही। भाजपा के कई हाँ। कई मुख्यमंत्री हुए, बाबूलाल मरांडी जी थे, रघुवर दास जी थे, 3 बार अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने। इस दौरान यहाँ महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी। यहाँ विस्थापन और बच्चों की भी माइग्रेशन का भी होता था। नौकरी के लिए ट्रैफिकिंग की जो समस्या है वो होती थी। आपको पता होगा कि जो महिलाओं की तस्करी होती थी, नाबालिग लड़कियों की भी, जिसमें कि बिल्कुल। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी सबसे ज्यादा होते थे। उसमें एक पन्नालाल नाम के ट्रैफिकर हुआ करते थे, जिन्होंने लगभग 15,000 लड़की की अकेले उसने तस्करी की थी, जो जेल बाप में रे। है। ऐसे बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसीज, खूंटी, सिमडेगा वगैरह में, गुमला जैसे जो ज्यादा जंगल वाले इलाके हैं, उन हाँ। इलाकों में बना लिए गए थे, दिल्ली में भी बना लिए गए थे। और वहां से लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर दूसरे राज्यों में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, असम, और कहाँ-कहाँ ले जाया जाता था, और तरह-तरह से शोषण होता था। हमारी बिल्कुल। सरकार बनी 2019 में, और माननीय हेमंत सोरेन जी जब जब आए, तुरंत यहाँ पर चूंकि कोविड आ गया, मार्च महीने से ही कोविड आ गया सरकार बनने के तुरंत बाद, तो 2 साल बिल्कुल। कोविड में चला गया। इसके हम्म। बावजूद फिर उन्होंने रेस्क्यू कर करके बाहर से ऐसी महिलाओं को अपने राज्य में वापस लाया, ऐसी लड़कियों को, और फिर उनको सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने की कोशिश की। कोशिश। और उनका ये जो योजनाएं हैं वो धरातल पर दिख रही हैं। अभी जो मैया सम्मान योजना लागू किया गया है, हर महीने 1,000 करके, और दिसंबर से 2,500 हो जाएगा। ये इसलिए किया गया कि लालच देकर कोई उनको बाहर नौकरी के नाम पर नहीं लेके जाए। नहीं। साथ ही उनको सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना दिया गया कि 8वीं 9वीं के बाद जनरली लड़कियां पढ़ाई बंद करके कहीं ना कहीं काम पे लग जाती हैं। उनको 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ताकि वो बिल्कुल। थोड़े मोड़े पैसे के कारण पढ़ाई बीच में ना छोड़े। और सरकारी स्कूल बिल्कुल। तो है ही, सीएम एक्सीलेंस स्कूल वगैरह भी खोला जा रहा है, हर पंचायत वगैरह में कोशिश है कि सब बिल्कुल। जगह खोला जाए। यहाँ के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, युवक युवतियां हैं, उनको विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में भी चुन के भेजा जा रहा है, जैसे कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस तरह के संस्थानों में, ताकि वहां अरे से वाह। पढ़ के जो लोग आए वो अपने अपने गांव में एक एक रोल मॉडल की तरह आए, सामने आए, कि और लोग उनको देख के क्वालिटी एजुकेशन लेने की बात करें। इसके अलावा फूलो बिल्कुल। जाने आशीर्वाद योजना है। पलाश ब्रांड नाम से एक सरकार ने उनको ब्रांड नेम दिया, कि जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह करा के, कुटीर उद्योग वगैरह लगा के उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है, सब्सिडी देकर, लोन देकर, सखी मंडल ये सब में, उससे उनको मार्केटिंग की भी सुविधा हो जाए। एक बिल्कुल, यानी मुख्यमंत्री हेमंत। रोजगार सृजन योजना है,
मैं एक और बोल के मैं स्टॉप करूंगी हाँ, कि मुख्यमंत्री सृजन रोजगार सृजन योजना है, जिसमें 25 लाख तक का लोन दिया जा रहा है कि आप उससे कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बस ट्रैक्टर खरीद के या फिर दुकान खोलकर, कुछ भी करके, ताकि आपको रोजगार से जोड़ा जा सके। और जो आपने सवाल पूछा था कि पलायन और विस्थापन जैसे मुद्दे, जो यहाँ हाँ, का हाँ, सबसे प्रमुख मुद्दा था, उनसे हाँ, यहाँ के लोगों को छुटकारा देकर उनको आगे बढ़ाने के लिए ये तमाम योजनाएं हमारी सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने इसको किया है। जी। बिल्कुल। यानी हेमंत जी ने और इस महागठबंधन सरकार ने कई काम किए हैं झारखंड में पूरे। एक बात और लगती है मुझे कि झारखंड में गरीबी ज्यादा है, लोग ऐसा मानते हैं, आंकड़े भी कहते हैं। तो खनिज संपदा के लिहाज से झारखंड की धरती सबसे ज्यादा उर्वर है, सबसे अमीर राज्यों में से है। फिर ये जी, गरीबी क्यों? मैं फिर ये बताती हूँ। गरीबी जी, मैं बताती हूँ कि कभी यहाँ के लोगों के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसके पहले की सरकारों ने भी। और यहाँ कोयले की रॉयल्टी, सिर्फ कोयले की रॉयल्टी की बात मैं पहले कर रही हूँ। हाँ, यहाँ हाँ, तो बहुत तरह के मिनरल्स हैं, बाकी मिनरल्स की बात मैं अभी कर नहीं रही हूँ, सिर्फ कोयले की रॉयल्टी का एक लाख हाँ, हाँ। छत्तीस हजार करोड़ बकाया है केंद्र सरकार के पास। ताकि अरे सोचिए कि 1,36,000 करोड़ अगर यहाँ केंद्र सरकार राज्य को वापस कर दे, जो यहाँ के लोगों का हक का पैसा है, तो यहाँ पर हर बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है। हर युवा को, हर महिला महिला सशक्तिकरण के लिए आप चाहेंगे तो उससे हो सकता है। यहाँ का बिल्कुल, रोड बन सकता है, यहाँ यहाँ फ्लाईओवर्स बन सकते हैं, यहाँ और भी कितना काम हो सकता है। लेकिन बिल्कुल, केंद्र सरकार जानबूझकर राज्य सरकार में, चूंकि यहाँ हमारी सरकार है, इस पैसे को देने से आनाकानी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने बार बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा, मैंने भी पार्लियामेंट में इस बारे में कहा, लेकिन 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड को केंद्र सरकार ने नहीं दिया। ये कोयले की रॉयल्टी का पैसा है, यहाँ पर इतने खनिज संपदा है, इसके बावजूद यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि अगर आप देखें कि तमाम राज्यों का लिस्ट निकाले, तो पिछले राज्यों में नीचे से सेकंड पायदान पे झारखंड है। और माननीय बिल्कुल, हेमंत जी ने ये भी कहा है कि हमारा ये संकल्प है कि हम अपने राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और इसीलिए इतनी सारी योजनाओं को धरातल पर उतार कर काम किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हमारा राज्य देश का नंबर 1 राज्य बने। लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती है, भाजपा की सरकार नहीं चाहती है कि हमारा राज्य देश का नंबर 1 राज्य बने। इसीलिए हर तरह से इसे दबा के रखने की कोशिश होती है, और चुनाव के समय में धर्म का नाम लेकर और आलतू फालतू के मुद्दे लाकर जनता को भरमा कर ये चाहती है कि वोट उनकी तरफ हो जाए, ताकि फिर आने वाले दिनों में इसका शोषण हो सके। बिल्कुल। यानी केंद्र भी जो है राज्यों की राजनीति में अप्रत्यक्ष तौर पर घुसपैठ करता रहा है। बिल्कुल करता रहा है। आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, तो अडानी पावर प्लांट झारखंड में लगाया गया, भाजपा के हाँ, हाँ, कार्यकाल में एमओयू साइन हुआ। और उसमें नियम है कि जिस राज्य में बिजली बनती है, उस राज्य को 25% बिजली देना है, एमओयू में होना ही बिल्कुल, चाहिए। यहाँ इस तरह बिल्कुल, से इसको किया गया कि यहाँ के प्लांट से राज्य को नहीं दिया जाएगा। यहाँ का पानी लेंगे, यहाँ का कोयला लेंगे, यहाँ का पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, यहाँ से लेके आप दूसरे राज्य को बेचेंगे। लेकिन आप यहाँ नहीं देंगे। यहाँ बिजली की किल्लत हुई, डीवीसी ने यहाँ बिजली देना बंद कर दिया। जो पुराना बकाया था, भाजपा के कार्यकाल का बकाया था, उस बकाये के कारण यहाँ पर राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए यहाँ बिजली नहीं दी। और यहाँ पर पैसे भी नहीं थे उस समय, ट्रेजरी खाली करके भाजपा चली गई थी 2019 में। तो यहाँ कोविड बिल्कुल, आ गया, राजस्व की वसूली नहीं हुई। ऐसे समय में स्टेट को परेशान करने के लिए बिजली भी बंद कर दिया गया। और यहाँ कहा जाने लगा कि नहीं, हमने ऐसा एमओयू साइन कराया है कि उस एमओयू से आप झारखंड की बिजली झारखंड को नहीं दे सकते हैं। आपको अडानी के बिल्कुल। दूसरे प्लांट से, जो दूसरे राज्य में है, ज्यादा खर्च करके वहां से बिजली लानी है यहाँ पर, 25% महुआ बिजली। जी, तो इस तरह एक से वो प्रसंग पता नहीं याद क्यों। जी। हेलो। एक प्रसंग याद आ गया कि जब जी। पहली बार राजनीति यानी झारखंड का गठन हुआ था और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो शिबू जी। सोरेन ने एक नारा दिया था, एक विरोध जताया था और उन्होंने लोकल बोलचाल की भाषा में एक मुहावरा कहा था, खट मरे मुर्गा अंडा खाए बिलार। यानी सारे जी। संसाधन झारखंड के हैं और अब लाभ उसका जी। केंद्र उठा ले जाना चाहता है या कुछ जी, व्यवसायियों को देना बिल्कुल। चाहता है। जी, सही कह रहे हैं आप। देखिए, हमें व्यवसाय से विरोध नहीं है।
यहाँ के व्यापारियों के साथ है हमारी सरकार और लगातार हाँ व्यापारियों की मदद कर रही है। वो चाहते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो फले फूले। यहाँ पे वो केंद्र से किसी बहुत जिसके पास हजारों करोड़ रुपए हैं उनको लाके यहाँ के लोकल व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम लोग तो चाहते बिल्कुल। हैं कि लोकल व्यापारी यहाँ पर जितने हैं, जितनी इंडस्ट्री है, वहाँ के लोग फले फूले, तभी यहाँ का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन भाजपा का कुछ अलग ही चाल है। वो देश में 2-4 व्यापारियों को पकड़ लिया है और उनसे अपना काम कराती है, लेकिन लोकल व्यापारी त्रस्त हैं उनसे। जी। महुआ जी, मैंने रांची में हुँ। रहते हुए आपकी लोकप्रियता देखी है। यानी बौद्धिक लोगों के बीच भी, साहित्यकार होने के नाते और आम जनता के बीच भी आपके मीठे व्यवहार, आपके त्वरित कार्रवाई को लेकर मैंने देखा है कि आप लोकप्रिय रही हैं। बावजूद दुर्भाग्य रहा 2014 में आप पराजित हुई। 2019 में ये मार्जिन खत्म हुआ। तो रांची सीट को लेकर और पूरे झारखंड की सीट को लेकर इस बार का चुनावी नतीजा आप कैसा हाँ, आने वाला है? जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रांची सीट है, ये हाँ, चूँकि करीब 35-40 साल से भाजपा के पास ही था। भाजपा यहाँ हाँ, पे रांची में, ये पूरे देश में जितने तरह के लोग रहते हैं, लगभग सभी लोग रहते हैं, चूँकि इस तरह का एक इंडस्ट्रियल बेल्ट के आस-पास का शहर है। तो यहाँ हाँ, ये हाँ, भाजपा का बहुत सुरक्षित एक गढ़ था, जो पहले से बना हुआ था। और मुझे 14 दिन पहले, 14-15 दिन पहले एक्चुअली यहाँ पे गठबंधन 2014 में टूट गया था। तो उस समय हाँ, अचानक से 14-15 दिन पहले ये सीट दिया गया था कि लड़ना है। कोई तैयारी नहीं थी और मैं नहीं थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूँगी। मैं विमेन्स कमीशन में चेयरपर्सन थी और हाँ, साहित्यकार हाँ, तो थी ही। तो 14-15 हाँ, दिन के अंदर मुझे ये सीट दिया गया था, लेकिन उसमें इतना अधिक मुझे वोट मिला 14-15 दिन के अंदर, कि जो कि पहले कभी किसी को नहीं मिला था अपोज़िशन में। तो मुझे कहा बिल्कुल, गया कि ठीक है, इस सीट में आप अगली बार के लिए तैयारी कीजिएगा। तो फिर हमने, और चूँकि मेरे सामने जो थे वो नगर विकास सीपी मंत्री से थे, भाजपा की सरकार थी, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार थी, उनके मेयर और डिप्टी मेयर भी भाजपा के थे, 50-60 उनके पार्षद थे, अपने सारे मंत्री थे, माने गवर्नर से लेके सभी भाजपा हाँ, के थे, प्रधानमंत्री बिल्कुल, भी उनके साथ थे, डबल इंजन की सरकार थी। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में, और ऐसे माना जाता है कि जेएमएम की जो है वो, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ग्रामीण और उन इलाकों में ही उनका वर्चस्व हमेशा रहा है। शहरी इलाकों बिल्कुल। में कभी ध्यान नहीं दिया था जेएमएम ने पहले। तो जब मैं यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर की 14-15 दिन के अंदर, तो फिर मुझे मौका दिया गया और मैं मात्र 5000 वोट से मैंने उनको, मैं सेकंड पोजीशन में रही थी, जो कि नगर विकास मंत्री भी थे और लगभग अभी तो वो 30 साल लगभग यहाँ के विधायक रहे हैं, विधायक हाँ, मंत्री हाँ। रहे हैं। तो ये बहुत टफ सीट था जेएमएम के लिए, लेकिन जब हमें इतना अच्छा वोट मिला, तभी मुझे कहा गया कि आप इस बार लड़िए, और अब मैं ये आपको कहती हूँ कि इस बार हम लोग बहुत अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं रांची सीट से। तो जी, फिलहाल मैं आपको शुभकामनाएँ दूँगा इस सीट के लिए और 23 के जी बाद बधाई धन्यवाद। देने की उम्मीद बनती है। एक बात और कि झारखंड में अगर आपकी सरकार आती है, मैं पत्रकार होने के नाते अगर का शब्द का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या विस्थापन, शैक्षणिक मुद्दे, इन सब पर आपकी सरकार के पास क्या योजना होगी? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि ये विस्थापन, पलायन और ये ट्रैफिकिंग, ये हाँ, इनको हाँ, लेकर हमारी सरकार बहुत ही गंभीर है। और जो ट्रैफिकिंग की समस्या थी, जिसके लिए हमारा राज्य बदनाम था पूरे देश में, ये भाजपा के कार्यकाल में था। हम हेमंत सोरेन जी जब से आए हैं, जब मुख्यमंत्री बने हैं और जेएमएम और गठबंधन की सरकार बनी है, तब से तमाम मैंने कहा ना, रेस्क्यू करके उन महिलाओं को, उन बच्चों को वापस लाके उनको बसाने का काम किया जा रहा है। और ये तमाम जो योजनाएँ हैं, उन्हीं के लिए हैं, जिसे मैंने अभी-अभी गिनाया। और उन, हाँ, अब तो मैक्सिमम, अभी आप कहीं सुनेंगे नहीं कि कोई ट्रैफिकर आकर किसी लड़की को लेके झुंड पे झुंड लेके जा रहे हैं। अभी आप कहीं नहीं अखबार में देखेंगे। लेकिन भाजपा के कार्यकाल का आप अखबार उठा लीजिए, हर 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर यहाँ से आपको खबर मिलेगी कि बस स्टॉप से रेलवे स्टेशन में एक झुंड लड़कियाँ मिली, नाबालिग लड़कियाँ, बिल्कुल, जिनको नौकरी देने के नाम पर ले जाया जा रहा था। तो ये उनके समय का था। ये ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस पर काम शुरू कर चुके हैं और काफ़ी हद तक वो सफल भी हो रहे हैं। मैया सम्मान योजना के माध्यम से मैंने बताया कि उनको 1-1 हज़ार तो दिया ही जा रहा है। दिसंबर से 2500 की घोषणा हो चुकी है। ये सिर्फ़ उनको सपोर्ट देने के लिए है कि जो भी
ट्रेनिंग उनको दिया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट का, उनको कुटीर शिल्प को आगे बढ़ाने का, उनको नौकरी से जोड़ने का, और तमाम अलग-अलग क्षेत्रों में अभी गिनाऊँगी तो लंबी फ़हरिस्त हो जाएगी। हाँ, वो तमाम हाँ, काम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 5 साल के अंदर यहाँ की महिलाएँ, यहाँ की लड़कियाँ और यहाँ के बच्चे इतने सशक्त हो जाएँगे कि हमारा राज्य कितने ऊँचे पायदान तक आ जाएगा, अगर केंद्र षड्यंत्र ना करे तो। क्योंकि केंद्र का हमेशा से षड्यंत्र रहा है हमारे राज्य को धकेल के रखना, पीछा बना के रखना। जी। बिल्कुल, मैं एकाध सीटों का नाम लेता हूँ, जैसे धनसार हुआ, देवघर हुई, ये सीटें अभी भी बीजेपी बहुल वाली के मतदाताओं वाली सीट मानी जाती है। बाबूलाल मरांडी जैसे लोकप्रिय नेता भी वहाँ हैं। वो वहाँ राजधनवार, क्या हाँ। समा हाँ, अ, राजधनवार जिसको धन हाँ, जी, जी। देखिए तो ऐसा वहाँ कुछ क्या नहीं है, वहाँ संतुलन की जनता समझ चुकी है कि कौन काम करने वाला है, कौन सिर्फ़ जुमलेबाज़ी करने वाला है। हाँ, हमारे काम से, हमारी सरकार के काम से भाजपा डरी हुई है। उनके 5-6 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आके लगातार कैंप कर रहे हैं। विकास की बात तो ये करते ही नहीं है। ये सिर्फ़ लड़ाने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। आपको पता होगा कि किस तरह से हमारे पार्टी से तोड़-तोड़ के वरिष्ठ नेता, नेत्रियों को लेके जाया जा रहा है। भाजपा कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महिला कार्यकर्ता उनके पास है, नेता उनके पास है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अभी झारखंड में कुछ दिन पहले एमपी इलेक्शन हुआ। एमपी इलेक्शन हुँ, में 3 महिला प्रत्याशी भाजपा ने दिया था झारखंड में, 3। 3 में से जी, 1 महिला प्रत्याशी सीता सोरेन जी थी, जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा से ले गए थे। दूसरी महिला बिल्कुल। प्रत्याशी गीता कोड़ा जी थी, जिनको कांग्रेस से ले जाया गया था। और तीसरी महिला प्रत्याशी थी अन्नपूर्णा देवी जी, जिनको राजद से लेके, वो राजद की प्रदेश अध्यक्ष भी थी, उनको राजद से हाँ, तोड़ के ले जाया गया था। तो मैं ये सवाल पूछती हूँ कि अगर भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है दुनिया की, तो उनके पास एक भी महिला प्रत्याशी नहीं थी कि उनको महागठबंधन के तीनों पार्टियों की महिला प्रत्याशियों को लेके अपने पार्टी में लेके टिकट देना पड़ा। तो आप समझ सकते बिल्कुल, हैं कि उनकी स्थिति कितनी बुरी है, कितनी जर्जर है धरातल पर। सिर्फ ऊपर-ऊपर खाली बातों से और सोशल मीडिया में, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए वो खर्च करके सोशल मीडिया में नेगेटिव माहौल बनाती है दूसरी पार्टियों के लिए, उसके माध्यम से वो सोशल मीडिया से चुनाव जीतना चाहती है। वो विकास बिल्कुल। करके नहीं, लोगों को लड़ाकर, घृणा फैलाकर। और देखिए हमारी पार्टी में आप देखेंगे कि हमारे जो माननीय हेमंत सोरेन जी हैं या कल्पना सोरेन जी हैं या हमारे पार्टी के अन्य तमाम नेता, हम लोग सब कोई, हम लोग कभी भी किसी नेता पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते हैं। कोई ऐसी बात, अश्लील बात नहीं करते हैं कि उनको चोट पहुँचे। लेकिन वो लोग लगातार हमारी पार्टी के तमाम नेताओं पर अनाप-शनाप बकवास करते रहते हैं। उनको शर्म भी नहीं आती कि चुनाव में व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए। चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि सब लोग यहाँ डेरा जमाए हुए हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल। कल झारखंड से मेरे पास एक रांची से एक शख्स आए थे, पीडब्ल्यूसी के वो पूर्व सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने एक रोचक बात बताई कि रांची में अब यह चर्चा होने लगी कि केंद्र में बार-बार कहते थे लोग कि हमें देश को कांग्रेस मुक्त करना है और अब बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है और आपकी बातचीत से भी ये बात सामने आती है। महुआ जी मैं इस आप पर एक बात कहना चाहूँगी इसी पर, हाँ, कि मुझे बहुत हैरानी होती है कि मैं पार्लियामेंट में एक सेशन में थी जिसमें 5 दिन का एक छोटा-सा सेशन आया था, आपको याद हाँ, होगा। तो उस सेशन में मैंने अमित शाह जी को बोलते हुए सुना पार्लियामेंट में, राज्यसभा के अंदर, कि उन्होंने हाँ, हाँ, कांग्रेस को मधु कोड़ा जी का नाम लेकर अनाप-शनाप कहा। वो ऑन अच्छा, रिकॉर्ड है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि भई हाँ, हाँ, कांग्रेस ऐसे भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में रखती है, इस तरह से नाम लेकर उन्होंने कहा। और मैं बिल्कुल, हैरान हो गई, उसमें उसके 7 या 10 दिन या उसके आस-पास वो उन्होंने उनकी पत्नी गीता कोड़ा जी को अपनी पार्टी में शामिल करके कर लिया। उन्हें यहाँ एमपी का टिकट भी दे दिया और मधु कोड़ा जी को भी अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो आप बिल्कुल, सोचिए फिर हाँ, एनसीपी में, हाँ, शरद पवार जी के परिवार के साथ भी ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में कहा था कि कितना 70,000 करोड़ या उसका घोटाला है और ये सब कहा हाँ, था, और उसके 4-5 दिन के बाद उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा लिया अपने पार्टी में। और इलेक्टोरल बिल बॉन्ड को आप देख लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब वो सार्वजनिक किया गया, तो उसमें आप साफ देखेंगे कि जिनको ईडी, सीबीआई का डर दिखा-दिखा कर अरेस्ट किया गया था, और ऐसे बिल्कुल, लोगों के से कितने पैसे लिए गए चंदा के रूप में, और फिर उनको बेल भी बिल मिल गया, बाहर भी आ गए, बिल कईयों के तो केसेस माफ हो गए। हमारे आप यहाँ तो के एक साहित्य हमारे यहाँ के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई भ्रष्टाचार के केसेस थे। यहाँ पर बहुत उनके कार्यकाल थे,
उनको गवर्नर बना दिया गया कहीं के दूसरे स्टेट का, ताकि उन पर कोई बिल्कुल, कार्रवाई ना हो। जबकि हेमंत सोरेन जी पर ईडी ने जब कार्रवाई की, 5 महीने वो जेल में रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। तो ये तो उनका बिल्कुल, खेल है, तो उन पर कौन विश्वास करेगा भाजपा पर? इसलिए भाजपा पर अब विश्वास कोई नहीं करता है। वो जो कहती है खुद उस पर अमल नहीं करती, दूसरों को दोषारोप करती है, फिर उन्हीं को अपने पार्टी में खींच लेती है। अब देखिए हेमंत सोरेन जी के प्रस्तावक को उन्होंने अपने पार्टी में कर लिया। इस चुनाव बिल्कुल, में वो आगे मुर्मू कितनी निर्दलीय, हाँ, कितने निर्दलीय प्रत्याशियों के घर जा जाकर साम दाम दंड भेद से उनको पता नहीं क्या-क्या किया, आप सब जानते हैं क्या-क्या करते हैं। उनको उनको बिल्कुल, बैठने पर मजबूर कर दिया, डरा-धमका कर। रांची में भी आप उन्होंने किया। हमारे खिलाफ जो उनके खिलाफ जो प्रत्याशी थे, उन लोगों को बैठा दिया गया लास्ट मोमेंट में। और उसमें उनकी आप तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी से लेके तमाम बड़े नेता चले गए, पूर्व मुख्यमंत्री तक। जी, बिल्कुल, आप तो खुद साहित्यकार रही हैं। धूमिल की वो जी, पंक्ति आपको ज़रूर याद होगी कि मैं देख रहा हूँ व्यवस्था की मशीन का एक पुर्जा गर्म होते ही छिटक गया है और ठंडा होते ही कुर्सी से चिपक गया है। तो जब जी, साहित्य की बिल्कुल। बात चली है, तो मुझे ध्यान है कि आपके 2 उपन्यास आ चुके हैं और आपने कभी मुझसे कहा था तीसरे उपन्यास की बात। उस उपन्यास का क्या होगा? तीसरा उपन्यास वो राजकमल प्रकाशन से छपने वाला है। बस उसमें मैं उनको रोक के रखी हूँ, क्योंकि उसमें मैं 1-2 चैप्टर और ऐड करना चाह रही हूँ। जैसे मैं अच्छा, अंतिम समय तक काम करती रहती हूँ, तो मुझे हाँ, उसको जब फाइनल स्टेज में मुझे लगा कि उसमें 1-2 चैप्टर्स और ऐड करने चाहिए। तो इसके कारण वो समय इधर चूँकि व्यस्तता इतनी अधिक रहती है पॉलिटिकल, जिसके कारण से मैं पूरा समय नहीं दे पा रही हूँ और वो रुका हुआ है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा समय निकाल के डेली 1-1 घंटा उसको मैं करके जल्दी 2-3 महीने के अंदर फाइनल करके मैं दे दूँगी, ताकि वो भी आए, क्योंकि ये लेखन मेरा पहला जुनून है। और बिल्कुल, दिन भर कितना भी मैं काम कर लूँ, लेकिन रात को अगर थोड़ा नहीं पढ़ लिख लेती तो मुझे लगता है कि आज का दिन व्यर्थ चला गया। तो अभी भी बिल्कुल। इसके अलावा भी और भी किताबें हैं मेरी, जो जिस पर मेरा काम अच्छा, चल रहा है और वो मैं अच्छा। करूँगी। जी। इसी से जुड़ा आखिरी सवाल कि रांची और झारखंड के लोग कहते हैं कि महुआ जी सांसद तो बन गई। यहाँ इस बार चुनाव जीतने के बाद तय है कि मंत्री पद भी मिलेगा। लेकिन जी। हमें हमारा झारखंड साहित्य अकादमी कब मिलेगा? जी, देखिए मैं आपको बताऊँ सच-सच कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अपने लेटर हेड में लिख के मैंने दिया था, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाट्य अकादमी फ़ॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, ठीक है? अच्छा, और वो वहाँ से फाइल बहुत आगे भी बढ़ा, और वो कल्चरल डिपार्टमेंट में भी मैंने वहाँ के मंत्री जी से बात कर के उसको हाँ, बहुत आगे तक पहुँचाया है। जब फाइनल ठीक, स्टेज में वो कैबिनेट में पहुँचने वाला था, हम लोग चाह रहे थे कि इधर ही हो जाए वो कैबिनेट से, तो चीफ सेक्रेटरी जी का कहना था कि वो जो ड्राफ्ट है, उसको थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मतलब अच्छा, ड्राफ्ट में कुछ कमियाँ हैं, क्योंकि ये बिल्कुल, फॉर्म हो जाने के बाद उन कमियों की वजह से काफ़ी परेशानी होंगी। क्योंकि कोई चीज़ बिल्कुल, सरकार बनाती है तो उसमें पुख्ता चीज़ें होनी चाहिए। तो बिल्कुल, वो कह रहे थे कि और भी उसको दूसरे राज्यों से कुछ मिलान करके कि उसमें और क्या-क्या ऐड हो सकता है, क्या हटाना चाहिए, ताकि फॉर्म होने के बाद कोई परेशानी ना आए और ये आरोप भी ना लगे कि सरकार ने हड़बड़ी में कुछ ऐसा बना दिया है कि जिसमें कुछ कमियाँ रह गई हैं। इसलिए उन्होंने जिस समय कहा मुझे, तब तक बहुत मेहनत करके इसको हम लोग आगे बढ़ा चुके थे। तो उस समय और वक़्त नहीं था, आचार संहिता अचानक से लग गया। तो बिल्कुल, इसलिए रह होते-होते ये रह गया। लेकिन मैं चाहूँगी कि अभी इस कार्यकाल में मैं भी जीत कर आ रही हूँ और कैबिनेट मतलब झारखंड में हम लोग इसको जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि एक साहित्यकार होने के नाते मेरी दिली ख्वाहिश है कि यहाँ साहित्य अकादमी का गठन हो और साथ ही कला के और भी विधाएँ जो हैं वो भी उपेक्षित ना रहें। हमारा झारखंड सिर्फ़ प्राकृतिक रूप से ही समृद्ध नहीं है, यहाँ मिनरल्स तो है ही, यहाँ टैलेंट के मामले में, आर्ट कल्चर के मामले में भी हमारा झारखंड बहुत समृद्ध है और यहाँ से बेशक, इतने कलाकार, इतने साहित्यकार निकले हैं कि पूरे देश के लोग उनको बहुत ही सम्मान से देखते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसको हम लोग करते हैं और आने वाले दिनों में न सिर्फ साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाट्य अकादमी ही हो, बल्कि ये जो फ़िल्म सिटी को लेकर हम लोग बात करते हैं, यहाँ उसको भी बिल्कुल। डेवलप करने की मेरी ख्वाहिश है। और हम अरे चाहेंगे वाह! कि सबके सहयोग से, सबसे राय-मशवरा करके यहाँ के कलाकारों, यहाँ के साहित्यकारों से सुझाव लेकर ही हम लोग
आगे बढ़े आगे और कहीं किसी को ना लगे कि चीजें जो बन रही हैं वो अधूरी है या इसमें ये कमी है। जी। तो महुआ जी, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका शुक्रिया और 23 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ। नमस्ते।